हेलो एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा हमारे चैनल बिजनेस प्रो में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स और अलग अलग क्लासेस के लिए, कॉलेज लेवल के लिए, स्कूल लेवल के लिए। अभी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं 12th आरबीएससी के कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए। और वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हाँ, तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्रबंध का परिचय ले लिया, उसका क्षेत्र जान लिया, उसके महत्व, उसकी विशेषता जान ली, हमने उसकी प्रकृति जान ली। अब हम प्रबंध के सेकंड चैप्टर में आएंगे। वेलकम एवरीवन, हम लोग बीएम का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंध की भूमिका एवं स्तर। हम लोग अब तक कर चुके हैं प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है तथा उसकी विशेषताएं या उसके लक्षण क्या क्या होने चाहिए। अब हम आते हैं प्रबंध की प्रक्रिया के चरण या बोलें स्टेप्स में। ये वो कार्य हैं जो एक प्रबंध की प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रबंधक करता है अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। तो देखते हैं प्रबंध की प्रक्रिया के लक्षण क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं। प्रबंध प्रक्रिया में बहुत से कार्य सम्मिलित होते हैं, किंतु कार्यों के संबंध में विद्वानों के बीच में मतभेद रहा है। उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग कार्य इसमें सम्मिलित किए हैं। देखिए सारणी के अकॉर्डिंग क्या क्या कार्य किस किसने बताए हैं। रॉल्फ डेविस के अनुसार प्रबंध में सम्मिलित होता है नियोजन, संगठन और नियंत्रण। इन्होंने सिर्फ 3 ही स्टेप प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित की हैं। उसके बाद में आता है कुंटज और डॉलिन, जिन्होंने इनमें 2 चीजें और ऐड करी, नियोजन, संगठन और नियंत्रण के अतिरिक्त इन्होंने नियुक्तिकरण और निर्देशन को भी प्रबंध का ही कार्य बताया। फिर आते हैं ब्रैग ने नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण की जगह अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया है और निर्देशन की जगह इन्होंने समन्वय शब्द का उपयोग किया है और नियंत्रण भी इन्होंने शामिल किया है। अब आते हैं हेनरी फ्योल ने नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण को प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित किया है। मिस्टर उर्वरिक ने नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेश वाहन जिसे हम संप्रेषण कहते हैं, पूर्वानुमान और जांच, ये सभी कार्य प्रबंधक के बताए हैं। और गुलिक ने बताया है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय, विवरण देना जिसे हम फीडबैक कहते हैं, ये हमने पिछले साल भी पढ़ा था, और बजटिंग। इन्होंने इन सभी कार्यों को प्रबंधक के कार्यों में सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार सभी ने अलग अलग कार्य बताए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रबंध के कार्यों की सूची सीमित नहीं है, विस्तृत है, जिसे अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो इसे 2 भागों में बांट लिया जाता है। पहला तो आता है प्रमुख कार्य, दूसरे आते हैं सहायक कार्य। प्रमुख कार्य कौन से होते हैं? तो यदि हम पीछे दी गई सारणी को फिर से देखें तो उसमें दिखता है कि भाई नियोजन, संगठन और नियंत्रण सबने महत्वपूर्ण बताए हैं। ये तीनों कार्य सब में समान नजर आ रहे हैं, तो इन्हें प्रमुख कार्यों में तो सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नियोजित कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए संगठन में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति भी आवश्यक होती है। ये हमने देखा था कि विभाग जब बनाए जाते हैं तो उसमें विशेष अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता है ताकि उनके निर्देशन में कार्य हो। तो नियुक्ति तथा उनका निर्देशन भी जरूरी होता है। निर्देशन के बिना कोई भी कार्य अपने निर्धारित उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाता। अब नियुक्त कर्मचारियों को सौंपे गए कार्यों की जांच भी करनी पड़ती है। भाई मूल्यांकन करेंगे हम नियंत्रण के लिए, उसका फीडबैक भी तो चाहिए। तो कुछ विद्वानों का मत है कि प्रबंधक सभी से कार्य करवाता है और संसाधनों का आवंटन भी करता है, तो उसे सभी को साथ लेकर भी चलना है, यानी समन्वय करके चलना है उनके साथ। तो समन्वय भी इसका प्रमुख कार्य है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रबंध के प्रमुख कार्यों में 5 महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित होते हैं, जिनमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय को सम्मिलित किया जाता है। तो अब इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला तत्व लेते हैं या पहला कार्य लेते हैं नियोजन। नियोजन का मतलब है प्लानिंग। हम अपने किसी भी कार्य का श्री गणेश ही प्लानिंग से करते हैं, यानी सबसे पहले हम करते हैं नियोजन। नियोजन प्रबंध का वह कार्य होता है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है कि हमें अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, यह सभी नियोजन में सम्मिलित होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी कार्य हेतु किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो हम क्या क्या सोचते हैं, भाई कैसे, कहाँ पहुंचना है, कब पहुंचना है, कितनी दूरी है, कौन सा रास्ता है, कौन सा साधन है। ये सभी चीजें देख लेने के बाद में ये देखते हैं कि भाई क्या क्या ले जाना है, कितना खर्च होगा, वो सामान या वो वित्त व्यवस्था किस प्रकार होगी। तो इस तरीके की ये जो भी प्लानिंग होती है उनका सॉल्यूशन जैसे हम करते हैं, भाई हम इस साधन से जाएंगे, हम इस तरीके से वित्त व्यवस्था करेंगे, हम ये सामान ले लेके जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब प्लानिंग में ही सम्मिलित होता है।
तो जिस प्रकार हम प्लानिंग करते हैं, एक प्रबंधक भी अपने संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसी तरीके से प्लानिंग करता है, इसी तरीके के क्वेश्चन उसके मन में भी आते हैं। वो इसी तरीके से कार्य की रूपरेखा तैयार करता है, कार्य की योजना बनाता है, जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करनी सरल हो जाए। प्रबंधक इस कार्य योजना के साथ-साथ इस हेतु आवश्यक साधन, आवश्यक विधियाँ, कार्य पद्धतियाँ और इसके लिए अनुशासन और नियम लागू करने के लिए कार्य प्रणालियाँ, समय, बजट, इन सभी का अग्रिम निर्धारण कर लेता है। यानी वो बजट बनाएगा तभी तो उसके अनुसार नीतियाँ लागू कर पाएगा, तभी तो उसके अनुसार साधन जुटा पाएगा। बिना बजट के यदि वो सीधा कार्य करने लग जाएगा, तो इसका असर नेगेटिव ही पड़ेगा। तो इन सब कार्यों को भी पहले ही करके चलना पड़ता है। बजट भी हम लोग जब कहीं जाने के लिए या किसी काम को करने के लिए देखते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा बजट क्या है और फिर उस बजट में हम क्या-क्या कर सकते हैं, कौन-कौन से साधन जुटा सकते हैं, कौन-कौन सी प्लानिंग कर सकते हैं। यही सब कार्य एक प्रबंधक भी करता है। तो इन शब्दों को नाइल्स ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्यपथ पर चुनाव करने और विकास करने की एक जागरूक प्रक्रिया है। नियोजन मूलतः प्रत्येक कार्य को करने के लिए उपलब्ध विविध विकल्पों में से श्रेष्ठ और उचित का चयन करने तथा जागरूक रहते हुए बदलती परिस्थितियों के अनुसार उस विकल्प को पुनः बदलने से संबंधित होता है, जिसके लिए गोयज ने भी लिखा है कि नियोजन एक चयन प्रक्रिया है तथा नियोजन की समस्या का जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ ही होता है। यानी कि नियोजन एक ऐसी जटिल समस्या इसलिए कही गई है क्योंकि ये एक जटिल कार्य है। 10 विकल्पों में से हम लोगों को एक सही विकल्प चुनना आसान नहीं होता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जिस विकल्प का चयन करते हैं, भविष्य में वो परिस्थितियां बदल जाती हैं, तब वो विकल्प उस परिस्थितियों में समायोजित नहीं हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हमें पुनः नियोजन करना पड़ता है, फिर से दूसरे विकल्प का चयन करना पड़ता है। तो ये सब नियोजन में सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार नियोजन कार्य के प्रमुख घटक या तत्व माने गए हैं। पहला तो उद्देश्य, हम लोग प्लानिंग से पहले सब कुछ कार्य करने से पहले ये टारगेट करेंगे या ये निर्धारित करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हमें उद्देश्य नहीं पता तो हम प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं। उसके बाद में हम नीतियों और कार्यविधि का निर्धारण करेंगे, प्राविधियों का निर्धारण करेंगे, यानी कि प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे, रीतियां, नियम लागू करेंगे, कार्यक्रम व्यूह रचना बनाएंगे, प्रमाप या मापदंड तैयार करेंगे। मापदंड वो होता है जिसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि हम निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। जैसे कि आपके पासिंग मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स यानी कि वो जो मिनिमम मार्क्स हैं वो तय करते हैं कि आप पास की श्रेणी में आ रहे हैं या नहीं, शिक्षित की श्रेणी में आ रहे हैं या नहीं। ठीक वैसे ही मापदंड होते हैं। टाइम लिमिट तैयार करेंगे, बजट तैयार करेंगे, ये सभी नियोजन के कार्य में सम्मिलित होते हैं, जो भविष्य की समय अवधि को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक या अल्पकालिक किसी भी रूप में तैयार की जाती हैं। अब नेक्स्ट कार्य आता है संगठन। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारे काम सम्मिलित होते हैं, जैसे कि संसाधनों की व्यवस्था करना, जुटाना और विभागीकरण करना, कार्यों को बांटना, ये सभी संगठन में सम्मिलित होते हैं। तो संगठन प्रबंध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्य और क्रियाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं, संपन्न की जाती हैं। जैसे उनका निर्धारण करना, उन कार्यों का विभाजन और वर्गीकरण करना, उस कार्य को करने हेतु योग्य व्यक्तियों की योग्यता का निर्धारण करना, अधिकार एवं दायित्व तय करना तथा उनका विभाजन भी करना, सभी कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का आपसी संबंध निर्धारित करना, जिसमें हम समन्वय को भी सम्मिलित कर लेते हैं, समान कार्यों का विभागीकरण करना। हमने देखा था औपचारिक समूह क्या होते हैं, उसमें औपचारिक समूह बटे हुए होते हैं और सबके अपने अपने कार्य बटे हुए होते हैं विभागों के अनुसार। वित्त विभाग का अलग है, उत्पादन विभाग का अलग है, इस तरीके से सबके अलग अलग कार्य होते हैं। तो समान कार्यों का विभागीकरण करना इत्यादि महत्वपूर्ण रचना प्रबंधक को ही करनी होती है, जिसे बोलते हैं संगठन की संरचना का निर्धारण करना। इससे ही विभाग, विभागाधिकारी, अधीनस्थ और अधिकारी संबंध, संप्रेषण प्रारूप, जिस संप्रेषण भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि संप्रेषण भी जितना औपचारिक समूह में होगा उतना ही बेहतर होगा, इसका असर कितना होता है ये भी हम जानते हैं। नियंत्रण की विधि निर्धारित करना, ये भी संगठन में सम्मिलित होता है। संस्था की सफलता एवं स्थायित्व उसके संगठन संरचना और संगठन कार्य पर ही निर्भर करती है। इसीलिए प्रबंध चिंतकों ने संगठन को मानव शरीर में स्थित मेरुदंड के समान बताया है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे संपूर्ण शरीर को की लोचशीलता भी प्रदान करती है और उससे संभालती भी है, बैठने, उठने और लेटने सभी कार्यों में, ठीक वैसे ही संगठन भी कार्य करता है। संगठन में जो विभागीकरण संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें हम कार्यों को बांट रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं और सबको अपने अपने दायित्व और अधिकार दे रहे हैं,
तो उससे क्या होता है, उससे हमारे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सभी समान रूप से उत्तरदायी भी होते हैं और सभी समान रूप से कार्य करते हैं, इसलिए संगठन को महत्वपूर्ण बताया है। संगठन से संबंधित क्रिया ही संपूर्ण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण योग्यता निभाती है, या ये बोलें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बिना संगठन किए आप अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, आपका नियोजन भी फेल हो जाएगा संगठन के बिना, संगठन के अभाव में। अब आता है निर्देशन। निर्देशन किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, अधिकतम सफलता या लक्ष्य प्राप्त हो सके, यही निर्देशन है। समान संसाधनों के होते हुए भी प्रत्येक निर्देशक से प्राप्त परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। निर्देशन एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करता है, उन्हें अभिप्रेरित भी करता है, उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान भी होता है, यानी कि संप्रेषण भी होता है, और उनके मनोबल को बनाए रखने का प्रयास, ये सभी कार्य निर्देशन में सम्मिलित हैं। प्रबंधकों द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार को संस्था के अनुकूल भी बनाता है और उनमें संस्था के प्रति अपनत्व भाव भी उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी मिलकर स्वेच्छा से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं। तो ये सब किस प्रकार संभव होता है? ये निर्देशन के जरिए ही संभव होता है। भाई, निर्देशन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है संप्रेषण। ये हमने पिछली साल भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है कि संप्रेषण के जरिए हम अपने भाव, अपने भावनाएं कर्मचारियों के दिमाग में बैठा देते हैं, उन्हें इतना अभिप्रेरित कर देते हैं कि वो हमारे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्वयं प्रयास करने लग जाते हैं। तो ये निर्देशन से संबंधित है। इसके अलावा कर्मचारियों की सूचनाएं सुनकर, समस्याएं सुनकर उनका सुलटारा करके, उनकी समस्याओं का निदान करके भी उन्हें निर्देशित किया जा सकता है, उन्हें प्रशिक्षण देकर भी निर्देशित किया जा सकता है। तो ये सभी निर्देशन के ही एक पार्ट होते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जब एक एनवायरनमेंट होता है या कोई टास्क होता है, किसी स्कूल में एक टास्क होगा तुम्हारे स्कूल में, तो वहां पर तुम्हारा मॉनिटर तुम्हें गाइड करेगा या फिर तुम्हारा टीचर तुम्हें गाइड करेगा कि भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, तुम संसाधन जुटा लो। इस तरीके से ये निर्देशन में शामिल होता है और उस वक्त में जो तुम्हारा टीचर या मॉनिटर है वो प्रबंधक की एक भूमिका निभा रहा होता है। तो ठीक इसी प्रकार प्रबंधक भी संगठन में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को आदेश निर्देश देता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है, उनका नेतृत्व भी करता है, उनके साथ संप्रेषण भी करता है और उनका ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण भी करता है। जैसे कि क्लास टीचर तुम्हारा करता है ना ऑब्जर्व, तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक वैसे ही वो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, यानी कि काम हो रहा है या नहीं। निर्देशन के द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार को संगठन के अनुकूल बनाता है, संस्था के प्रति अपनत्व का भाव जगाता है, जिससे वे स्वेच्छा से उद्देश्य प्राप्ति हेतु में अपना योगदान देने के लिए तत्पर होते हैं। निर्देशन में समाहित इन सभी कार्यों के लिए निर्देशक यानी प्रबंधक का प्रभावी व्यक्तित्व होना आवश्यक है। निर्देशन कार्य के प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला तो अनुशासन। बिना अनुशासन के आप कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, आपका संप्रेषण भी बाधित होगा, आपके अधिकार एवं उत्तरदायित्व का विभागीकरण सब कुछ प्रभावित होता है अनुशासन के अभाव में। इसके अतिरिक्त आदेश और निर्देश, अधिकार, भारार्पण, संप्रेषण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, ये सभी इसके तत्व होते हैं जो एक निर्देशक यानी एक निर्देशक के तौर पर करता है प्रबंधक। अब अगला कार्य आता है नियंत्रण। नियंत्रण से प्रबंधकीय कार्यों का कुशलता से निष्पादन संभव हो पाता है। कार्य के प्रमाप नियोजन के समय भी लक्ष्य निर्धारण के साथ निर्धारित कर दिए जाते हैं। कर्मचारी द्वारा संपन्न किए गए कार्य के वास्तविक परिणामों का इन पूर्व निर्धारित मानकों से तुलना कर विचलन अधिक या कम ज्ञात करते हैं। ज्ञात विचलनों का प्रयोग सुधारात्मक प्रयास करने के लिए या आगामी योजना के विस्तार के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो आपके मिनिमम मार्क्स होते हैं वो तय करवाते हैं कि भाई बच्चे को अभी कितना और पढ़ाना है, या आपके फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के मार्क्स बताते हैं कि भाई बच्चे को फाइनल एग्जाम्स में कितने मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग रीप्लानिंग करने में हेल्प करता है। ठीक वैसे ही नियंत्रण मूल्यांकन से संबंधित है, यानी कि जब हम एक निर्धारित मानक से ये तय करते हैं भाई हमारे जो निर्धारित लक्ष्य हैं, हमने इस टाइम लिमिट तक हमने सोचा था कि इस समय तक हम ये इतना इतना काम कर लेंगे और लग रहा है कि कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी विद्रोही हैं या परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं या किसी भी वजह से वो कार्य नहीं हो रहा है, तो हम इन मानकों के आधार पर तय कर रहे हैं कि उस टाइम तक नहीं होगा तो फिर से नियोजन करना है, या फिर हो रहा है तो इसका मतलब हमारी प्लानिंग जो थी वो बिल्कुल सही थी, हमारे बाकी सभी कार्य भी बिल्कुल सही थे। तो ये नियंत्रण उसी के आधार पर किया जाता है। नियंत्रण में मूल्यांकन सम्मिलित होता है, जिसके लिए हेनरी फ्योल ने कहा है कि नियंत्रण का आशय यह जांचने से है कि संस्था के सभी कार्य
या योजनाएं दिए गए निर्देशों और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। हेनरी फ्योल ने भी इसको मूल्यांकन से जोड़ दिया। नियंत्रण का यह उद्देश्य कार्यों की त्रुटियों का पता लगाना है, यानी हम लोग नियंत्रण किस लिए कर रहे हैं, हम लोग कंट्रोलिंग इसलिए कर रहे हैं, हम लोग मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें यह पता चल जाए हमने जो प्लानिंग की थी वो सही है या नहीं है, या कहाँ हमें कमी आ रही है, जिससे यथासंभव उसमें सुधार किया जा सके और भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों को होने से रोका जा सके। नियंत्रण प्रक्रिया के 4 प्रमुख तत्व बताए गए हैं। पहला तो था प्रमाप का निर्धारण, यानी वो कम से कम इकाई या वो कम से कम माप जिसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि भाई हमारा संभावित कार्य निर्धारित उद्देश्य उस टाइम लिमिट में पूरे हो जाएंगे या नहीं। फिर आता है उन कार्यों का हम मूल्यांकन करते हैं और परिणामों का एक विवरण तैयार करते हैं, भाई जो हमने अब तक में कार्य योजना बनाई थी और जितना हमने कार्य किया है उसका परिणाम क्या निकल रहा है, या क्या क्या संभावित हो सकता है, वो पूरा होगा भी या नहीं। फिर हम ये देखते हैं वास्तविक परिणामों का प्रमापों से तुलना कर विचलन ज्ञात करते हैं, भाई अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा, या फिर हो सकता है ज्यादा हो जाए या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम विचलन तैयार करते हैं और विचलनों के आधार पर ही हम फिर से संशोधन करते हैं या सुधारात्मक कार्यवाही उसमें की जाती है, यानी कि फिर से हम देखते हैं कि अब बाकी का बचा हुआ कार्य इस टाइम लिमिट में किस तरीके से किया जाए, उसके लिए फिर से नियोजन करते हैं, फिर से कोई नया विकल्प चुनते हैं। तो ये सभी कार्य नियंत्रण यानी कि मूल्यांकन से ही संभव होते हैं। तो इसीलिए कहा गया था ये सभी तत्व जो हैं ये एक दूसरे से एकीकृत हैं या जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का मुख्य आधार हैं। प्रमुख कार्यों में अंतिम होता है समन्वय। बिना समन्वय के कोई भी कार्य, कोई भी योजना ठीक से नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि क्लास में टीचर और बच्चों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है, वो आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ना तो बच्चे पढ़ेंगे या ना टीचर पढ़ा पाएगा। मतलब वो जो शिक्षा का उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से टीचर आया था या जिस उद्देश्य से स्कूल प्रारंभ किया गया था या जिस उद्देश्य से बच्चा आ रहा था, वो कार्य संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनमें समन्वय था ही नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो देखते हैं संगठन में कर्मचारियों की क्रियाओं, कार्य विधियों, कार्य क्षमताओं और गुणों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जिससे व्यक्तिगत व अंतर्व्यक्तिक संघर्ष की भावना रहती है। कई बार प्रबंधक या ये बोले उच्च अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों की बनती नहीं आपस में। तो अब होता ही है कि कर्मचारी अधिकारी की मानता ही नहीं, वो कहता है ये तो बोलता रहेगा, मैं तो करूंगा ही नहीं। या कई बार ये होता है कि अधिकारी अक्कड़ में रहता है तो वो कर्मचारियों की समस्याओं को सुनता ही नहीं और वो कहता है कि ये मेरा ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से उन दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता आएगी। जब वो एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे तो इसका असर हमारे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में होगा। तो ऐसे में विभिन्नताएं होते हुए भी प्रबंधक को इनके प्रयासों में एकरूपता और सामंजस्य उत्पन्न करना पड़ता है, ताकि न्यूनतम लागत पर निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो सके। भौतिक साधनों की सीमितता एवं अधिकतम प्रयोग की बाध्यता के कारण इनके आवंटन में भी सामंजस्य उत्पन्न करना पड़ता है, ताकि प्रति इकाई ऊपरी व्यय लागत को कम से कम किया जा सके। हमारा उद्देश्य क्या है? कम से कम लागत करके अधिक से अधिक उत्पादन करके लाभों को बढ़ाना। लेकिन ये तब संभव होगा जब विभिन्न संसाधन, मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित होगा, जिसके लिए प्रशिक्षण कार्य किए जाते हैं। अब एक कर्मचारी जो वर्तमान में है उसे हटा के हम नया कर्मचारी नियुक्त करेंगे तो उसके लिए हमें उसको ज्यादा फीस भी देनी पड़ेगी। फिर हो सकता है कि भविष्य में कोई नई आधुनिक तकनीक आ जाए, हो सकता है ये कर्मचारी जो हमने नया नियुक्त करा है ये उसे ना जानता हो। तो इस तरीके से बार बार में नियुक्तिकरण की बजाय हम क्या करते हैं, हम उसी कर्मचारी को प्रशिक्षण देते हैं, जिससे उसका तो विकास होता है, साथ में समन्वय भी स्थापित होता है, अपनत्व की भावना भी जगती है और हमारी लागत भी न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार आपके प्रमुख कार्य होते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं तथा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सारे कार्य किसी भी संगठन में अनिवार्य रूप से किए जाते हैं। तो आपका बीएम का चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की स्टडी करेंगे। आपको डेली क्लासेस हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑनलाइन, जिसमें विद एक्सप्लेनेशन आपको हर चीज़, आपके हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और डेली के रूटीन से अपनी वीडियोज़ को देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।